कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, मौसम बदल रहा है और अब बहुत सी चीज़ें हैं आपको करनी हैं। और ये क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके की अब जो काम है खेतों में होंगे, पशुओं में क्या ध्यान रखना है, सारी बातें रहती हैं। और उसके लिए हमारा कार्यक्रम रहता है खबरें खेती की। तो उसको तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, आप खबरें भी देखेंगे। लेकिन आज हम विशेष बात करेंगे देसी गाय के बारे में। एक बहुत बड़ी पहल हो रही है गाय की नस्ल बचाने के बारे में। क्या पहल है, कैसे काम होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित। करनाल में रबी किसान मेला संपन्न और पीडीएफए द्वारा दुग्ध उत्पादन। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुम लता। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने गेहूं, ज्वार से लेकर अधिकतर तिलहन के एमएसपी में इजाफा कर दिया है। इससे किसानों को उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, जिससे आमदनी में इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए गेहूं के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इस साल गेहूं का एमएसपी 1450 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ है। इसके अलावा सरकार ने सरसों के एमएसपी में भी 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे अब सरसों की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मसूर दाल का एमएसपी 125 रुपए बढ़ाकर 3075 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि चने का एमएसपी 75 रुपए की वृद्धि के साथ 3175 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसी प्रकार ज्वार के एमएसपी में भी 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जिससे अब ज्वार के दाम 1150 रुपए हो गए हैं। सरकार गेहूं को एमएसपी पर खुद ही खरीदती है, जबकि अन्य रबी फसलों की खरीद सरकार तब शुरू करती है जब बाजार में इनके दाम एमएसपी से नीचे जाने लगते हैं। इससे किसानों को अपनी उपज के अच्छे दाम मिलने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। पिछले दिनों करनाल स्थित गेहूं अनुसंधान निदेशालय में एक दिवसीय रबी किसान मेले का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गेहूं अनुसंधान निदेशालय द्वारा 30 अक्टूबर 2014 को रबी किसान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर आर.सी. शर्मा, संयोजक पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीक केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने गेहूं अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किसान हितैषी उत्पादन प्रौद्योगिकी की सराहना की तथा कहा कि वैज्ञानिक बदलते परिवेश के अनुसार सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर गेहूं अनुसंधान निदेशालय की निदेशक डॉक्टर इंदु शर्मा ने वैज्ञानिकों को गेहूं एवं जौ का स्रोत उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने को कहा। इस अवसर पर एनडीआरआई करनाल के निदेशक डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव ने भी किसानों को पशुधन संबंधित जानकारी से अवगत कराया। इस एक दिवसीय रबी किसान मेले को देखने के बाद किसान भाई बहनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत बढ़िया स्कीम है सेंटर सरकार की, जो हमारे यहाँ लगाए जाते हैं मेले दोनों फसलों के। और यहाँ पर हमें नए नए बीजों का पता चलता है और यहाँ कीटनाशकों का पता चलता है भी गेहूं में कौन कौन सी खरपतवार है, उन पर कौन कौन सा नियंत्रण करना है। काफ़ी कुछ सीखा जी, दवाइयों के बारे में, बीजों के बारे में, पशुओं के बारे में सारी जानकारी मिली जो किसान को एक को चाहिए। जो हमने ये डॉक्टर बताते हैं, जो करीब गाय के बारे में बताया, भैंसे के बारे में, दूध के बारे में, अगथन का दूध नहीं लगना चाहिए, ये हमने खुद अपनी जानकारी होगी। एक दो चार हम अपने गांव तक बताओगे। पीडीएफए दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर देश की श्वेत क्रांति में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। पंजाब राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। पीडीएफए के वर्तमान में 6000 सदस्य बन चुके हैं, जो दुग्ध उत्पादन कर उससे नए नए उत्पादों को बाजार में लाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। पीडीएफए की तरफ से हम लोग जो उच्च क्वालिटी का दूध प्राप्त करते हैं, उस दूध को यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है पीडीएस की तरफ से। पीडीएफए के फार्मरों के द्वारा लगाई गई ये कंपनी पीडीएस हर एक नागरिक को एक उच्च क्वालिटी का दूध प्राप्त करने के लिए सहयोग देती है। हम लोग उच्च क्वालिटी का दूध प्राप्त करके यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं और अपनी बढ़िया मशीनरी में उसको प्रोसेस करके आगे नागरिक तक उच्च मूल्य में पहुँचाते हैं। इसका जो मूल्य निर्धारित किया जाता है वो लोगों को ध्यान में रख के किया जाता है। हम लोग यहाँ पे दूध के अलावा पनीर, दही और लस्सी इत्यादि तैयार करते हैं, जो कि लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। हमारा यहाँ पे दूध प्रोसेस करने का पर्पज़ यही है कि हम लोगों के लिए एक अच्छी क्वालिटी का दूध तैयार कर सकें। जैसे कि हमारे फार्मर
हमारे आज तक के फार्मर दूध अच्छा इकट्ठा करते रहे हैं, हमारा भी कोशिश यही होता है कि उसको उसी तरीके से प्रोसेस किया जाए जिस तरीके से लोगों को फ़ायदा हो सके। दूध को यहाँ तक पैकिंग करने से लेके आगे पहुँचाने तक का जो कोल्ड चेन का मैनेजमेंट होता है उसका ध्यान रखा जाता है और दूध में किसी भी तरह का हाथ या इत्यादि पदार्थ नहीं लगाया जाता ताकि दूध की क्वालिटी का कमी ना हो पाए। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नीलोफर चक्रवात कुछ कमजोर पड़ गया है, जिससे गुजरात के तटीय क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। उत्तरी तटीय तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश के आसार हैं। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। आपने काफ़ी समय से देखा होगा कि एक नई शुरुआत सी देश में हो रही है। गोकुल मिशन जो है वो चालू हुआ। इस तरीके से पशुओं के हौसले भी बनाए जा रहे हैं। देसी गाय जो है उसका संरक्षण करने की तैयारी है और किया भी जा रहा है, गौशालाओं में हो रहा है। कई संस्थाएं हैं जो इस पे काम कर रही हैं। अब सरकार के सच कहें सारे कृषि वैज्ञानिकों ने, जो भी पशु वैज्ञानिक हैं, उन सब ने मिलकर तय किया कि भैया अब इस गाय को बचाना है और इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। कैसे रोड मैप तैयार होगा, क्या क्या मुद्दे हैं, इन सब पे दिल्ली में एक जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया। 1 दिवसीय कार्यशाला थी जिसमें तमाम विशेषज्ञ आए, उन्होंने अपनी बात रखी। इस कार्यशाला का जो आयोजन है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, वो साथ में था। नेशनल एकेडमी ऑफ वेटनरी साइंस है, वो उसमें रहा, और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जो करनाल में स्थित है। इन तीनों ने मिलके एक बहुत बड़ा काम ये किया कि देश भर के वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया और इस बात पे चर्चा की कि गाय का संरक्षण और उसके दूध की मात्रा, जो देसी नस्लों की एक बुराई मानी जाती है कि उसमें दूध जो है वो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उस दूध को भी अगर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाने ज़रूरी हैं, इस पे कार्यशाला हुई। आइए इस पे देखते हैं ये रिपोर्ट। देश आज दूध उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर है और इसमें सबसे अधिक योगदान हमारी भारतीय नस्लों का है। कुल दूध उत्पादन में करीब 20% संकर नस्लों का योगदान है और 80% देसी गाय और भैंसों का। देसी गाय गुणों का खजाना है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से देश की इस बहुमूल्य विरासत की अनदेखी के कारण देसी गाय की संख्या में कुछ गिरावट आई है। किसानों के बीच में देसी गाय की मांग अब बढ़नी शुरू हो गई है और इसे अधिक लोकप्रिय करने तथा आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी बनाने के लिए देसी गायों में दूध उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और नेशनल एकेडमी ऑफ वेटरनरी साइंस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल तथा नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा संयुक्त रूप से 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि राज्य मंत्री
डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने सभी वैज्ञानिकों और अन्य भागीदारों को संबोधित करते हुए कहा, लक्ष्य पाठक को बधाई दूंगा कि आईसीएआर और ये नेशनल एकेडमी ऑफ वेटरनरी साइंसेज ने इम्प्रूवमेंट के लिए इंडिजिनस कैटल की, चाहे मिल्क प्रोडक्शन हो या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हो, उसके लिए शुरुआत की इन्होंने। शुरुआत तो मिनिस्ट्री की तरफ से तो पहले ही हुई थी, लेकिन एज ए साइंटिस्ट उन्होंने इसकी शुरुआत की। शुरुआत ठाकुर साहब ने पहले ही कर दी थी, उसमें आपने सहयोग करने के लिए आगे बढ़ाया। इस बार जब पॉपुलेशन सेंसस का वो आया, उस दिन हम साथ थे, ठाकुर साहब और हम सब लोग, और बड़ा अजीब लगा कि घट के पॉपुलेशन जो इंडिजिनस अपनी कैटल है जो पॉपुलेशन घटी। पहले कहते थे 93% है, अब 79 रहेगी घट के। और एक बात पता नहीं क्यों मैं आज आपसे जानना चाहूँगा, जब भी क्रॉस ब्रीडिंग और इंडिजिनस की बात चली, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आज तक कन्फ्यूजन में हूँ कि वो अच्छा है या ये अच्छा है। मैं सही बता रहा हूँ आपको बातें, मैं कभी इसमें फैसला नहीं ले पाया। कई बार लगता है नहीं, अगर क्रॉस ब्रीडिंग ना थी तो जब किसी किसान से बात करते हैं, मैं किसान के एंगल से आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा लगता है कि हमें अपनी इंडिजिनस गाय हैं हम रखनी चाहिए। हमें लगता है यहाँ बैठ के सबको अच्छा लगता है, लेकिन कई बार जब किसान को देखते हैं कि उसे दूध चाहिए, उसे 20 लीटर चाहिए, 25 लीटर। अभी मैं 3-4 दिन पहले सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ एक 50 लीटर की मुझे क्रॉस ब्रीड काऊ मिली। 50 लीटर करनाल का एक फार्मर है, उसने बताया 50 लीटर करीब है उसका। कई बार अच्छे एनिमल मिले, वहीं एक साहिवाल मिली, उन्होंने कहा 20 लीटर, अच्छा लगा। तो ये आप लोगों को निर्णय लेना है कि वो पॉलिसी अच्छी थी या अब हम जो बदलाव कर रहे हैं। लेकिन राधा मोहन जी का एक कहना है, हमारे मंत्री जी का, कि पॉलिसी में हम बदलाव नहीं कर रहे, हम एक नई चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉस ब्रीडिंग को बंद नहीं कर रहे, उसे अवॉइड नहीं कर रहे। लेकिन मैं कभी इस चीज को अपने आप में क्लियर नहीं कर पाया कि हमें कितना आगे तक उसमें जाना चाहिए था या हमसे कहाँ गलती हुई क्रॉस ब्रीडिंग में। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये निर्णय आपको लेना है और आपको निर्णय लेके हमें बताएंगे आप ये बात। बड़े अच्छे अच्छे एनिमल हैं इंडिजिनस में, अगर बात करते हैं साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, राठी, और 2 से 3 हज़ार लीटर की प्रोडक्शन भी है। मेरे विचार से बफलो का भी करीब करीब अगर देखेंगे तो 3,000 के करीब ही आएगा, अगर टोटल लैक्टेशन का हम देखेंगे। सिफारिश के लिए लोग आते हैं, कहीं से साहिवाल दिलवा दीजिए अच्छे से। तो ये बड़ा अजीब लगता है कि हमें साहिवाल भी सिफारिश से लेनी पड़ रही है या ढूंढनी पड़ रही है देश में कि कहाँ साहिवाल मिलेंगे। तो शायद लगता है कि पहले पार्ट में हम बिल्कुल फेल रहे हैं काफ़ी हद तक। हमारे इंस्टीट्यूट ने हो सकता है कोशिश की हो, लेकिन वो कोशिश शायद बैकअप नहीं मिल पाया। मैं ये तो नहीं कहूँगा, साइंटिस्ट तो बेस्ट हैं आईसीएआर के, मैं इस बात को जानता हूँ। मैं नहीं गया ब्राज़ील कभी, मैंने कई बार बात की है कि ब्राज़ील हमारे यहाँ से कुछ अच्छे एनिमल्स लेके गया था, चाहे वो रेड सिंधी हो, गिर हो और कुछ, और मुझे पता लगा कि वहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा उनकी उन्होंने बढ़ाई सिलेक्टिव ब्रीडिंग से। और कैसे हमारे एनिमल ले जाकर हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर वो कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। आईसीएआर के उप महानिदेशक पशु विज्ञान डॉक्टर KML पाठक ने पूरे विषय की गंभीरता को समझते हुए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता बताते हुए कहा, ये कार्यशाला का आयोजन हमने इसलिए किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जब फाउंडेशन डे में वो आए थे यहाँ, और उन्होंने इस बात की आवश्यकता जताई थी कि हमारे देश के वैज्ञानिकों को, NGOs को, गौशालाओं को ये प्रयास करने चाहिए कि किस तरह से हमारी जो देसी गाय हैं उनकी दुग्ध उत्पादकता कैसे बढ़े। तो हमने आज की कार्यशाला उसी परिप्रेक्ष्य में आयोजित करी है, और इस कार्यशाला में हमने देश भर के उन सभी वैज्ञानिकों को बुलाया है जो देसी गऊ के इम्प्रूवमेंट और संरक्षण पर काम कर रहे हैं। हमने कुछ NGOs को बुलाया है जो देसी गाय के संरक्षण पर काम कर रहे हैं। हमने गौशालाओं के कुछ प्रतिनिधियों को बुलाया है, पॉलिसी मेकर्स हैं, पशुपालन विभाग है, और स्टेट गवर्नमेंट से भी ऑफिशियल्स आए हैं। और आज हम जो है इस बात पर विचार कर रहे हैं और एक रोड मैप बनाएंगे कि किस तरह से देसी जो हमारी गाय है, खासकर हमारे विभिन्न प्रदेशों में जो नॉन डिस्क्रिप्ट 1 आधा लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर जो देने वाली जो गाय हैं, उनका दूध उत्पादन कैसे बनाया जाए। इसमें चाहे वो प्रजनन के ऊपर नीति ले लें हम जो है, चाहे उनके फीडिंग के ऊपर ले लें, रिप्रोडक्शन के ऊपर ले लें, तो इसका एक रोड मैप। इसके अलावा भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया है, और उस गोकुल मिशन के लिए ये एक रोड मैप तैयार करेंगे कि और जो कंट्री का डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन है, जैसे हमारे देश में
करीबन 37 जो है जो इसकी नस्लें हैं देसी गऊ की, तो उन सभी नस्लों में अगर मेरे को केरला की वैचूर नस्ल का अगर संरक्षण करना है तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, अगर मुझे थारपारकर करना है तो क्या होना चाहिए। और विशेष रूप से आज हम 5 ब्रीड के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं जो हमारी मिल्च ब्रीड हैं। इसमें थारपारकर है, साहिवाल है, कांकरेज है, रेड सिंधी है और गिर है। भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश सिरोही ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा, यहाँ गोपालकों का, साइंटिस्टों का और उससे जुड़े हुए सारे संगठनों का एक दिन का यहाँ वर्कशॉप हुआ है, जिसमें हम लोगों को पॉलिसी तय करनी है कि देश में किस तरह का गोवंश होना चाहिए, हम लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, हमारा जलवायु क्षेत्र कैसा उसके अनुसार कैसी हम लोगों को गाय चाहिए। वो प्रकृति में पहले की तरह थी। जो बीच में ब्रेक हुआ है, लगभग 35 साल हमने जो है ये क्रॉस ब्रीडिंग पे काम किया है और उस क्रॉस ब्रीडिंग के क्या नुकसान हुए हैं। एक तरफ दूध का प्रोडक्शन तो बढ़ा है, जैसे अनाज का प्रोडक्शन हरित क्रांति के बाद बढ़ा, लेकिन उसके कारण हमारी जो उर्वरा शक्ति है ज़मीन की वो घटी है, पानी का क्षेत्रफल, पानी नीचे गया है और बहुत सारे नुकसान हुए हैं। उसी तरह से गोपालकों में भी जो गौपालन हुआ है उसका भी बहुत नुकसान हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, अपनी देसी नस्लों को अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हम कैसे और उसको आगे उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, खाली दूध देने वाली नहीं, दूध के साथ साथ जो बाकी और नस्लें हैं, जो छोटी छोटी गाय हैं, किसानों के घर से जाती हैं, ऊपर पहाड़ों पर जाती हैं, चर के आती हैं, शाम को उसके बच्चों को 2 किलो दूध देती हैं, तो क्या उन नस्लों को सुधारने का हमारा दायित्व नहीं है? उनको भी सुधारने की तरफ हम इस वर्कशॉप में आगे बढ़ेंगे और आगे काम करेंगे। संगोष्ठी में पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों ने देसी नस्लों की दूध उत्पादन क्षमता में सुधार और नस्ल संरक्षण पर अपने विचार रखे, जिस पर सभी ने गंभीरता से चर्चा की। हमारे देश में इस समय लगभग 37 जानी पहचानी नस्लें हैं जिनका सुधार कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि इनका नस्ल सुधार कैसे किया जाए। इनके अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा दूध नहीं देती हैं, रिप्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, वेटरनरी हेल्थ की प्रॉब्लम है। लेकिन इन सब समस्याओं के बावजूद भी हम इस देश के अंदर जो सबसे प्रमुख बात है कि इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए समस्या है, वो ये है कि हमें इसका जो सुपीरियर क्वालिटी का जर्म प्लाज्म है, जो इसका ब्रीड इवोल्यूशन का प्रोग्राम है, उसको देश में चलाना है। मेरा ये सुझाव है कि हम सभी 37 नस्लों पर अभी ध्यान ना दें। जो दुधारू पशु हैं हमारे पास, जैसे साहिवाल है, गीर है, कांकरेज है, राठी है, रेड सिंधी है, पहला हम इन्हीं के ऊपर ध्यान दें। और अगर इस पर हम एक फोकस्ड अटेंशन दें, पूरा ध्यान दें, तो ये मुश्किल नहीं है कि इस देश के अंदर भी देसी पशुओं से, देसी गाय की नस्लों से दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हमारी भारतीय परिवेश में जो प्रजातियां पहले से पाई जा रही हैं, अगर हमको पशुओं से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेना है तो हमें अपनी प्रजातियों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। 2-3 बातें जो मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि जो हमारी विदेशी प्रजातियां हैं, क्योंकि कई दफ़े जब बातें होती हैं वैज्ञानिकों के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर या गांव के स्तर के कार्यकर्ताओं पर भी, तो लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी स्वदेशी पशु जातियों को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको दूध ज़्यादा चाहिए, किसान को दूध ज़्यादा चाहिए, और जो विदेशी प्रजातियां हैं उनमें दूध उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके पीछे के तथ्य पर लोग विचार नहीं करते कि जो विदेशी प्रजातियां विदेशी जलवायु में पली बढ़ी हैं, वो हमारी जलवायु में आकर 1, 2 या अधिक से अधिक 3 लैक्टेशन तक दूध का उत्पादन का स्तर उनका अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद एकाएक गिरावट आती है और ऐसी स्थिति में विदेशी पशु हमारे लिए भार स्वरूप हो जाता है, जो भोजन तो ज़्यादा ग्रहण करता है लेकिन उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है और हमारे सारे प्रयास उसके दूध उत्पादन बढ़ाने की क्षमता के लिए विफल हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो अपनी स्वदेशी प्रजातियां हैं, उन पर अगर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए तो ये प्रजातियां 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7, 8, 10 लैक्टेशन तक अच्छी मात्रा में
दूध का उत्पादन कर सकती हैं, और इसलिए हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए कि हम ऐसी प्रजातियों को आगे बढ़ाएं जिनसे किसानों को लंबे समय तक आय प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। हम लोग गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापर नागपुर के माध्यम से भारतीय देशी गोवंश के विविध विषयों पर व्यापक अनुसंधान कार्य पिछले लगभग 18-19 वर्षों से कर रहे हैं, क्योंकि गोवंश के बारे में दुर्भाग्य से जिस देश ने कामधेनु, गोमाता, गोधन बताया, उसके बारे में यहाँ बहुत अनभिज्ञता, हमारी नस्लों को सामान्य ग्रामीण व्यक्ति जानता नहीं, उसके गुणधर्म, और हमारे शास्त्रों ने गोमय वस्ते लक्ष्मी बोला है, यानी गोबर गोमूत्र को विशेष महत्व दिया। यदि हमको गोपालन बढ़ाना है, क्योंकि दूध की बात उसके लिए हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन पहले किसान को गोपालन बताना पड़ेगा। या गोवंश बहुत उपयोगी है और उसकी जो उपादेयता वो गोबर गोमूत्र से ज़्यादा है, दूध उसको बोनस रूप में है। और हमारे देशी नस्ल का दूध विशेष है, उसमें जैसे A2 प्रोटीन की बात है, अभी पूरे विश्व को उसका पता चला। तो पहला हमारा प्राथमिक कर्तव्य कि किसान गोपालन की तरफ जाए, वो जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन या विदेशी गोवंश को छोड़े, और संकरीकरण भी सरकार का कोई नीति में कभी नहीं आए। हम शुद्ध देशी नस्ल की बात कर रहे हैं, तो देशी गोवंश का दूध सबसे श्रेष्ठ है। और इसको गोबर गोमूत्र, चूँकि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात अभी पूरे विश्व को सुनकर कर रहे हैं, तो किसान को समग्र रूप से कि गोवंश का खेती में महत्व, उसके पारंपरिक पशु चिकित्सा, हमारी पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा जो मानव के लिए बड़ी उपयोगी साबित हुई, गोमूत्र अर्क से लेकर बहुत सारे लगभग 40-50 उत्पादन गौशालाएं कर रही। यदि किसान को ये सारी चीज़ें बताई गई तो किसान अपने आप में गोवंश के आधार पर समृद्ध हो सकता है, वो एक आत्मसम्मान की तरफ जा सकता है। आज के अपने देश में भारतीय गोवंश के संदर्भ में इस प्रकार की पहल होना बहुत ही आवश्यक बात है। और ख़ास करके जब हम इस बात को जान रहे हैं कि जर्सी और होल्स्टीन का जो दूध है और अपना देशी गोवंश का दूध है, इसमें काफ़ी अंतर है। जिसको पूरे दुनिया में A1 दूध करके जर्सी होल्स्टीन का दूध माना जाता है, और A2 दूध जो अपने भारतीय गोवंश का दूध है, इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इसकी गुणवत्ता में जो भारतीय गोवंश का दूध है, यह डायबिटीज़, हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है, इन सब में बहुत ही अच्छे प्रकार से उपयोगी रहता है। जबकि A1 दूध लेने से इस प्रकार की समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं, और इस प्रकार का बहुत सारा अनुसंधान विश्व में चल रहा है। केवल इतनी बात को भी ध्यान में लेते हैं तो हमारे भारतीय गोवंश का महत्व हमको ध्यान में आता है। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत योगी है। मैं गौशालाओं को सलाहकार बोल के काम करता हूँ। आज ICAR ने जो एक्सपर्ट्स मीट अरेंज की है उसके लिए आया हूँ। मैं कुछ चंद सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो पहली बात इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कंजर्वेशन के लिए ब्रीड वाइज एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है, तो ही इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ पे वेटरनरी आयुर्वेदा और वेटरनरी होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार होना ज़रूरी है, तो हमारा दूध ऑर्गेनिक बनेगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो ज़मीन है, वो ज़मीन में क्या कमतरता है, क्या कमी है, उसके हिसाब से हम जानवर का कैसे व्यवस्थापन करेंगे, इसके लिए हमको सॉइल हेल्थ सर्वे ऑल इंडिया लेवल पे लेना पड़ेगा, तो ही हमारे जो प्रेजेंट जानवर है उसका दूध बढ़ने में कुछ मदद हो सकती है। जो मेन इम्पॉर्टेंट जो बात है, हमारा जो दूध है वो दूध में एलोपैथी की जो रेसिड्यूज आती है, वो रेसिड्यू कम करने के लिए हमारे जानवरों की बीमारियां कम करनी होगी, ट्रीटमेंट कम करना होगा। इसलिए हमारे किसानों को हमको सिखाना पड़ेगा कि जानवर का व्यवस्थापन कैसे हो। इसलिए हमने 24 साल के अनुभव से एक 32 पॉइंट्स का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है। हम औरंगाबाद में गौशाला ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं और वहाँ पे हम किसान लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन देते हैं और हमको उसमें रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। तो जब रोड मैप की आप बात कर रहे हैं तो किसान को ज़्यादा दूध चाहिए, बायोगैस चाहिए, पावर जनरेशन चाहिए, CNG जनरेशन चाहिए। हमारे दूध को अगर क्वालिटी होना है तो हमको वेटरनरी आयुर्वेद और वेटरनरी होम्योपैथी का अंगीकार करना पड़ेगा। संगोष्ठी में दिए सुझावों के आधार पर जल्द ही एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसकी सिफारिशों के अनुसार कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कार्यशाला का उद्देश्य देसी नस्लों का सिर्फ दूध बढ़ाना ही नहीं, बल्कि इसके अच्छे पशु भी किसानों को उपलब्ध कराना है। पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों और अधिकारियों की इस पहल से उम्मीद जगी है कि देसी गाय के संरक्षण और संवर्धन के काम में तेजी आएगी।
किसान भाइयों, ये जो देसी नस्ल के सच कहें तो उसके संरक्षण के बारे में बात थी, उसका दूध कैसे बढ़ाना इस पर बात थी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। खैरियार नस्ल हमारे देश में हुआ करती थी। 1980 के आसपास वो नस्ल पूरी तरह ख़त्म हो गई, क्योंकि ये सोचा गया कि इस नस्ल में सुधार करना है तो विदेशी गाय जो है उससे जो सांड है उससे क्रॉस कराया जाएगा देसी गाय को, उसमें नस्ल सुधार होगा। लेकिन कहीं कोई मिलावट ना हो जाए, इसके लिए सारे सांड जो हैं उनका बधियाकरण कर दिया गया, उन्हें पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। वो नस्ल ही ख़त्म हो गई। आज हमें ज़रूरत है उस नस्ल की, क्योंकि उसमें बहुत सी खासियत थी। भले ही 4-5 लीटर दूध देती थी, लेकिन उसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत थी। जितनी भी नस्लें हैं वो हमारी जलवायु के अनुसार बनी हैं। तो आज हम एक नस्ल तो खो चुके हैं, लेकिन आगे ऐसी नस्लें ना खोएं, इसके लिए संरक्षण बहुत ज़रूरी है। देश के लिए ही, देश के जलवायु के हिसाब से ये नस्लें बनी हैं, तो इनके संरक्षण में जो भी सरकार कदम उठा रही है वो बहुत ज़रूरी है और इसमें हम सबको साथ जुड़ना है, तभी वाकई में हम देसी नस्लों को बचा पाएंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।